नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज देश और दुनिया का एजेंडा सेट करने वाली खबरें हैं। सबसे पहली खबर वॉर जोन से। हिजबुल्लाह लगातार इजरायल पर हमला कर रहा है। देर रात नॉर्थ इजरायल पर एक साथ 50 रॉकेट से हमला कर तबाही मचा दी है। बुलेटिन में अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है। रामगोपाल मिश्रा को मारने वाले आरोपियों की पहली तस्वीर सामने आई है, वो दिखाएंगे आपको आगे बुलेटिन में। हमारी तीसरी बड़ी खबर पाकिस्तान में हो रहे एससीओ समिट से है, जहां चीन और पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर राग को अलापा है। और बुलेटिन में चौथी बड़ी खबर होगी मुंबई मॉब लिंचिंग से जुड़ी हुई। मॉब लिंचिंग मामले में नए सबूत आने से केस में आया नया मोड़। और साथ ही बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे खाने में थूकने वालों के खिलाफ योगी धामी सरकार के एक्शन पर। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में सबसे पहले खबर वॉर जोन से आ रही है। अब से कुछ देर पहले इजरायल पर हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा हमला हुआ है। इजरायल के गैलिली इलाके में 50 रॉकेट से हमला किया गया है। आयरन डोम ने कई रॉकेट को तबाह कर दिया। और ये देखिए, उसी दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक साथ 50 रॉकेट दागे गए हैं। बड़ा हमला किया गया है। आयरन डोम ने हालांकि कई रॉकेट को तबाह कर दिया है। और उत्तरी इजरायल में हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला। रिहायशी इलाकों पर गिरा हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें आप देखिए, रॉकेट से ये हमले और किस तरह से रिहायशी इलाके में इन घरों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। और वहीं हिजबुल्लाह लगातार कर रहा है इजरायल पर हमला। एक और इजरायली सैन्य बेस को निशाना बनाया गया है। मिसाइल अटैक में सैन्य बेस को भारी नुकसान पहुंचा है। तो देखिए, ये सैन्य बेस बताया जा रहा है जहां पर बड़ा हमला किया गया है। सैन्य बेस को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। मिसाइल से यहां पर अटैक किया गया था। सैन्य बेस पर टारगेटेड अटैक था ये, जिसमें पूरा सैन्य बेस तबाह नजर आ रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। लेबनान में तबाही के आंकड़े छुपा रहा है हिजबुल्लाह। आईडीएफ ने कहा इजरायल में नुकसान की संख्या ज्यादा बता रहा है हिजबुल्लाह। और वहीं ईरान के अहवाज ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है। ईरान के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी में आग से सनसनी फैली हुई है। धमाके के साथ ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है ये ऑयल डिपो, ऑयल रिफाइनरी है, जहां पर आग लग गई है। कहा जा रहा है यहीं पर हमला हुआ था और हमले के बाद पूरे ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। तो ईरानी ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। जी हां, हमले के पीछे मोसाद का हाथ माना जा रहा है। और ईरान के ऑयल रिफाइनरी में अचानक आग लग गई। धमाके के बाद अहवाज ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। ईरान के सबसे बड़े तेल रिफाइनरी में से यह एक माना जाता है। आग लगने से एक कर्मचारी की मौत हो गई, कई घायल हुए। आग के पीछे इजरायली साजिश की आशंका जताई जा रही है। और वहीं अमेरिकी थॉट मिसाइल सिस्टम की पहली खेप इजरायल पहुंच गई है। ईरानी हमलों को रोकने के लिए यूएस की मदद ली जा रही है। तो देखिए, अमेरिका लगातार मदद कर रहा है और कहा जा रहा है कि मिसाइल सिस्टम की खेप पहुंची है इजरायल। अमेरिका के थॉट मिसाइल सिस्टम की एक खेप इजरायल पहुंची है। ईरानी हमलों को रोकने के लिए अमेरिका की यह मदद है। तो थाट की खासियत क्या है, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल नष्ट करने में यह सक्षम है और मीडियम रेंज मिसाइल तबाह कर सकता है। यह डिफेंस सिस्टम वायुमंडल के बाहर जाकर भी यह हमला कर सकता है। मिसाइल की रफ्तार 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे है और सिस्टम की रेंज 200 किलोमीटर है। मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर ऊंची है, यानी इस ऊंचाई तक अपने टारगेट को हिट कर सकता है थाट। और अब सवाल ये उठता है कि इजरायल को अमेरिकी मदद क्यों चाहिए। इजरायल को अमेरिकी मदद आखिर क्यों, इसके बारे में आपको बता देते हैं। एक साल में इजरायल पर बताया जा रहा है कि 2000 से ज्यादा मिसाइल हमले किए गए हैं। वहीं इजरायल का 97% हमले नाकाम करने का दावा है। वहीं एक साल में इजरायल ने 22,000 से भी ज्यादा डिफेंस मिसाइल फायर की है। 1 अक्टूबर को नेवातीम बेस पर हमले नहीं रोक पाया था इजरायल।
और इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों की भी कमी बताई जाती है। तो यही वजह है कि अमेरिकी मदद मिल रही है इजराइल को और थार्ड भी पहुंचा है अब इजराइल में। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब खबर पाकिस्तान से है। एससीओ समिट में पाक चीन ने अलापा है एक बार फिर से कश्मीर का राग। कश्मीर पर चीन पाकिस्तान ने जारी किया है जॉइंट स्टेटमेंट। चीन ने कहा यूएनएससी में शांतिपूर्वक मामले का हल निकले। तो कश्मीर को लेकर के एक बार फिर से चीन और पाकिस्तान की ओर से राग अलापा गया है। एससीओ समिट चल रहा है पाकिस्तान में। और अब नजर डालते हैं चीन और पाकिस्तान के जॉइंट स्टेटमेंट पर। चीनी पीएम ली कियांग शहबाज शरीफ के बीच बातचीत, जी हां, और दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर समझौते भी हुए हैं। दोनों देशों के बीच 30 पॉइंट का जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया और जॉइंट स्टेटमेंट में 25 नंबर पर कश्मीर का मुद्दा है। जम्मू कश्मीर का विवाद काफी पुराना है, ये चीन ने कहा, और यूएन चार्टर के मुताबिक कश्मीर का समाधान हो, यह भी चीन ने कहा है। कश्मीर मुद्दे का दोनों देश शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करें, हल करें, ये चीन की तरफ से कहा गया है। पाकिस्तान से हमारे संवाददाता गुलाम अब्बास इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुलाम, जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान के बीच एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है, उनके बीच एक अग्रीमेंट हुआ है, क्या क्या पॉइंट्स उठाए गए हैं चीन और पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर को लेकर, तब जबकि इस मामले में कहीं कोई अब डाउट नहीं है, 370 हट चुका है, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, एक इंटीग्रल पार्ट रहा है, ये तो भारत का ऑफिशियल स्टैंड है। भारत भी इस मीटिंग में मौजूद है, बावजूद इसके कश्मीर के इशू को क्यों टच किया गया? जी बिल्कुल, एससीओ समिट का आज दूसरा दिन है और आज वो दिन है जब जयशंकर और शहबाज शरीफ एक टेबल पर बैठेंगे और खिताब करेंगे। तो उससे पहले कल रात को ये ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है जिसमें चाइना के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो मीटिंग्स की हैं उसमें एक तो डेवलपमेंट्स की बात है, CPEC की बात है, और दूसरा कश्मीर का मुद्दा है। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से ब्रीफ किया गया है कश्मीर की जो लेटेस्ट सिचुएशन है उससे मुतालिक चीन को ब्रीफ किया गया और उसके बाद चीन और पाकिस्तान इस बात पर सहमत हैं कि चीन के इशू का जो हल है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक किया जाए। तो ये स्टेटमेंट एक दिन पहले जब जयशंकर पाकिस्तान जिस समय पहुंचे हैं उसी समय ये स्टेटमेंट आता है और उसके बाद अब आज जयशंकर जो है वो खिताब करेंगे एससीओ समिट से और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो भी अपना ओपनिंग जो एड्रेस है वो करेंगे। तो उसमें ये हमारे सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान इस मामले में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है उनकी तकरीर का मेन मुद्दा कश्मीर और गजा फलस्तीन होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि हमारे लिए फलस्तीन और कश्मीर दोनों इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान इसको लेकर के चलेगा। तो ये हमारे सोर्सेज से भी अब ये खबर मिल रही है कि एससीओ समिट की जो भाषण होगा उसमें भी ये बात उठाई जा सकती है। और उसके बाद अब देखना यह है कि भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर वो पाकिस्तान में जब उसके बाद खिताब करेंगे तो वो उसमें क्या बात करते हैं और उसके बाद जब ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा, जो ब्रीफिंग होगी एससीओ समिट की आज की सारी एक्टिविटीज के बाद, उसमें किस तरीके से क्या कोई कश्मीर या इस तरह की कोई बात होती है या नहीं होती, ये आज देखना होगा। शुक्रिया गुलाम आपका हमसे जुड़ने के लिए। और देखिए अगली अहम खबर है, पाकिस्तान में एससीओ समिट का आज दूसरा दिन है। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में बैठक होगी, शहबाज शरीफ करेंगे सभी का स्वागत। और जिन्ना फुल एंड फाइनल में अब खबर बहराइच हिंसा की। जी हां, राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड मामले में आरोपियों की तस्वीर आई है सामने। पहली बार टीवी पर हत्याकांड में नामजद आरोपियों की तस्वीर सामने आई है। हमले वाली छत से आरोपियों की फोटो सामने आई है, तस्वीरें सामने आई है। ये देखिए, ये वही तस्वीर है जहां जिस छत पर हमला हुआ था और वहां से ये तमाम लोग खड़े थे जो कैमरे में कैद हुए। और वहीं हमले से पहले आरोपी अब्दुल हमीद अपने बेटों के साथ छत पर मौजूद था। अब्दुल हमीद के साथ उसके दोनों बेटे भी मौजूद थे। अब्दुल हमीद के साथ सरफराज और फहीम का नाम एफआईआर में दर्ज है। और देखिए, जिस तस्वीर की हम बात कर रहे हैं ये घटना से पहले की है और राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड मामले में आरोपी अब्दुल हमीद और उसके तीनों लड़के एक साथ छत पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में अब्दुल हमीद और उसके 3 लड़कों
के अलावा एक शख्स और दिख रहा है, यानी छत पर कुल 5 लोग मौजूद थे। कुर्ता पजामे में जो शख्स दिख रहा है वो अब्दुल हमीद है और अब्दुल हमीद के साथ उसके तीनों लड़के खड़े हैं। ब्लैक टी शर्ट में जो शख्स आपको नजर आ रहा है वो सरफराज है। ये वही सरफराज है जिसके हाथ में वायरल वीडियो में बंदूक नजर आई थी और आप एफआईआर कॉपी में देख सकते हैं अब्दुल हमीद के साथ उसके बेटे सरफराज और फहीम का नाम भी दर्ज है। तो ये तस्वीर अपने आप में एक अहम सबूत के तौर पर देखी जा रही है जो पुलिस की छानबीन में और आगे की जांच में काफी अहम कड़ी साबित होगी। और अब आपको घटना वाली जगह से संवाददाता विपिन चौबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। 13 अक्टूबर की शाम 5 बजे से बहराइच जहां से जलने से शुरू हुआ, जिस जगह पर हिंसा हुई, जिस बाजार के जिस मकान पर हिंसा की शुरुआत हुई, TV9 भारतवर्ष उसी मकान की छत पर मौजूद है। और एक वीडियो भी आपने देखा होगा कि यहां पर लगे एक झंडे को हटाने की कोशिश की गई और यह झंडा गाड़ने की कोशिश की गई। झंडा हटाने वाला शख्स रामगोपाल मिश्रा था और उसके बाद हिंसा की शुरुआत हुई। आरोप है कि यहीं से, इसी छत से, यहां पर आपको शीशे के बिखरे हुए टुकड़े नजर आएंगे, डंडे नजर आएंगे, पत्थर नजर आएंगे। इसी छत से रामगोपाल मिश्रा को घसीट कर नीचे ले जाया गया और इसी घर, जिस छत पर हम मौजूद हैं, इसी घर के अंदर उसकी गोली मारकर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। ये सकरी सी सीढ़ी है जो नीचे आती है और यहीं से एक वीडियो आपको नजर आएगा जिसमें रामगोपाल की बॉडी को लोग खींचकर यहां से ऊपर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। यही वो सीढ़ी है जो 20 सेकंड का आप वीडियो देखते हैं। इस तरफ आइए जरा सुभाष, आप देखिए, ये मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का वो घर है जिसका बेटा सलमान इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है और ये वो पूरा इलाका है जहां पर आरोप है कि यहीं पर रामगोपाल को लाकर तड़पाया गया, यहीं पर चाकू से गोदा गया और यहीं पर उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। ये वो जगह है जो 20 सेकंड के वीडियो में दिखाई दे रहा है, जिसका आड़ लेकर यहां से पत्थरबाजी करने की कोशिश की जा रही है और इसी दीवार, इसी दरवाजे की आड़ लेकर गोली चलाने का आरोप भी लगा है। और बहराइच हिंसा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हिंसा अगजनी को लेकर अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। बीजेपी हालात सामान्य होने और दोषियों पर एक्शन की बात कह रही है, तो विपक्षी पार्टियों के नेता कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेर रहे हैं। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर यदि कहीं पीछे से कोई षड्यंत्र है उसकी भी जांच हो रही है और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी जांच हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। समाजवादी पार्टी को आप जानते हैं कि दंगा फसाद उनके डीएनए में है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के। सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। आखिर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। आखिर सरकार अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पे काम करना चाहिए। ये साजिश अगर है तो अखिलेश यादव की साजिश है, कांग्रेस की साजिश है, टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है। इनके पेट में दर्द होता है, इनकी जुबान नहीं खुलती जब बहराइच जैसे घटना होती। ये पूरी तरीके से सरकार की फेल्योर है और जंगल राज कायम है। पूरे प्रदेश में आज कानून व्यवस्था ध्वस्त है, रेप हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, सब चीजें ध्वस्त, उसको छिपाने का काम कर रहे हैं। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब खबर मुंबई से। मुंबई रोड रेज मामले में एक और वीडियो सामने आया है। आकाश की ऑटो ड्राइवर के साथ हुई मारपीट। आकाश ने भारी चीज से 2 युवकों पर किया हमला। हमले में दोनों युवकों का सर फटा। जख्मी युवकों को देख लोगों ने आकाश की पिटाई कर दी। ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये देखिए, ये TV9 भारतवर्ष के पास इस घटना का एक और वीडियो है। इस वीडियो में जख्मी हालत में 2 युवक दिख रहे हैं जिन पर हमले का आरोप आकाश पर लगा है। पुलिस कह रही है कि उसी हमले में दोनों के सिर से खून निकलने लगा, जिस वजह से यह मामला बढ़ा। अगल बगल के लोग तमाशा देखते रहे। न तो किसी ने आकाश को रोका, न ही बाकियों को जो आकाश को पीट रहे थे। और अब इस पूरी घटना पर एक नजर डालते हैं। दरअसल घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक ऑटो चालक ने आकाश को ओवरटेक किया। आकाश ने किसी तरह खुद को संभाला और गिरते गिरते बचा।
पत्नी साथ में थी। आकाश को गुस्सा आया, ऑटो ड्राइवर से उसकी बहस हुई। आरोप है कि उसने ऑटो ड्राइवर को मारा भी। ऑटो ड्राइवर उसी इलाके का था जहां ये घटना हुई। इसी बीच झगड़ा देखकर काफी लोग इकट्ठे हो गए। ऑटो ड्राइवर की पहचान के लोग भी आ गए। भीड़ जुटने के बाद विवाद बढ़ता चला गया। पुलिस के मुताबिक आकाश ने किसी वजनदार चीज से 2 युवकों पर हमला कर दिया। तो देखिए, यही वो वीडियो है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मारपीट हुई। काफ़ी सारे लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे इस वीडियो में। आकाश के ऊपर आरोप है कि उसने वजनदार चीज से 2 लोगों पर हमला कर दिया। मुंबई की ये पूरी घटना है।